तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाला बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार तालियों से हम सभी आभार व्यक्त करें। आज के दिन में भी कई ऐसे खबरें आपको सुनने को मिलेंगी जो मुझे लगता है देश में जो सबसे अधिक रोजगार देता है तो वो कृषि क्षेत्र ही देता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, इस कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा चिंता देश के अंदर में नहीं है। लेकिन जहां हम लोग थोड़ा बहुत जो हमारी छोटी बुद्धि समझ में हमें आता है, कई देश ऐसे हैं जो अपने खेती की वजह से देश दुनिया के अग्रणी देशों में है। चाहे वो दूध उत्पादन को लेकर डेनमार्क की बात करें, चाहे वो गन्ना उत्पादन को लेकर के, चाहे चीनी उत्पादन, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कई देश अपना नाम रोशन कर रहे हैं खेती को लेकर। कमोबेश हमारा देश भी कृषि प्रधान देश ही है, लेकिन आज के इस वक्त में जो किसानों की हालत है, जहां उसको कोई भी फसल लगाने में 10 रुपया, 8 रुपया, 20 रुपया लगता हो और उसको बाजार में 1 रुपया, 2 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, तो हम खरीदारों के लिए, आम लोगों के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो किसान है, जो उसको उपजाता है, उसके लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाती है। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे किसान खेतीहर मजदूर के रूप में तब्दील हो रहे हैं और कुछ दिन के बाद दिहाड़ी मजदूर के रूप में तब्दील हो जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इस विषय पर थोड़ा अपने अनुभवी लोगों के साथ चिंतन मंथन करते हुए कृषि क्षेत्र में थोड़ा हम लोगों ने फोकस किया है। और आपने देखा होगा कि 32 साल में पहली बार इस राज्य में कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। और ये जबकि इस राज्य को तो राज्य बनने के दिन से ही इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता थी। किसानों के प्रति उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सके, वर्तमान में जो कंपटीशन है कृषि क्षेत्र में, उसकी बराबरी में कैसे राज्य के किसान आ सके, इसकी नीतियां बननी चाहिए थी। आज भी किसान कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे खड़ी है। और आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन है वो अपने आप में अलग समस्या है। तो आज इस चुनौती को हमने बहुत गंभीरता से लिया है
और यही वजह है कि आज इस विभाग को लगभग हम लोगों ने 4,000 करोड़ रुपया का बजट रखा है ताकि राज्य में बेहतर कृषि के क्षेत्र में हम लोग अपना काम कर सकें। बातें कई सारी हैं। सरकार कई योजना किसानों को लेकर, चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, दीदी बाड़ी योजना हो, कई सारी कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से चला रही हो। पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन योजना हो, तालाबों का निर्माण हो, और अभी अभी हम लोगों ने चूंकि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र जहां बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 30-40% जंगल का इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर वन उपज हमारे राज्य में पाए जाते हैं, इसको लेकर सिद्धू कानू एक फेडरेशन की हम लोगों ने बनाने का काम किया है, जिससे के माध्यम से वन उपज भी यहाँ के किसानों के लिए एक माध्यम हो। आज कई राज्य अपने किसानों को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हुए वहां के फसल को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में भी बेचने के लिए तैयार खड़े हैं, और वो उनकी उत्पादन उन जगहों तक पहुंचती भी है। हम लोग राज्य के अंदर धान की खरीद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य में राइस मिल की भी संख्या इतनी कम रही कि हम चाह करके भी किसानों से धान क्रय नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने इस बार बड़ी तेजी से राज्य के अंदर राइस मिल कैसे लगे, इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने उसकी पॉलिसी भी बनाई है, और अभी कई राइस मिलों को हम लोगों ने यहाँ पर लगाने का काम प्रारंभ हो चुका है, और भी लगाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से धान की खेती में भी जो किसानों का जो रुचि है आने वाले समय में जरूर बढ़ेगा। इसको लेकर अभी पंचायत स्तर में जो गोदाम है, थ्रेसिंग फ्लोर है, लैंप्स पैक्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इन सभी का भी निर्माण कई तो पूरे हो चुके हैं और कई में काम चल भी रहा है। किसान पाठशाला हम लोगों ने एक ऐसी पाठशाला का परिकल्पना किया है जो वर्तमान समय में बदलते और नए नए जो तकनीक से खेती करने की जो व्यवस्था है वो हमारे किसान सीख पाएं। हम लोग पशुधन को बहुत तेजी से प्रमोट करने का हम लोगों का लक्ष्य है। हमने पहले भी कई जगहों पर यह बातें रखी है कि आज हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं। हर दूसरी महिला खून की कमी है।
वहीं हम आज देखते हैं कि कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हमारे आसपास के घरों में जिंदा हैं, जिनकी उम्र आज के दिन में 100 साल के लगभग है। तो मेरा यह मानना है, अगर वो व्यक्ति आज तक 100 साल का है तो जरूर जब वो जन्म लिया होगा वो कुपोषित जन्म नहीं लिया होगा, उसकी मां खून की कमी का शिकार नहीं रही होगी। क्यों और अब क्यों हो रहा है? उस समय लोग इतने मजबूत तो इतने तंदुरुस्त स्वस्थ हुआ करते थे, तो आज इतने कमजोर क्यों हो गए? मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट मानना है। आज सरकार कई योजनाएं चला रही हैं कुपोषण से लड़ने के लिए, अलग अलग तरीके के कार्य योजनाएं बन रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे हम अपने इस जंग को जीत पाएंगे। हम इस जंग को जीत पाएंगे अपने पुरानी व्यवस्था, पुरानी परंपराओं के साथ ही। और वो परंपराएं थी हमारे जो पूर्वज, हमारे जो गांव की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनर्बहाल करना। एक समय गांव में जानवरों की संख्या, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, बत्तख हो, भेड़ हो, इतनी संख्या में हुआ करती थी कि सुबह और शाम अगर आप घर से गांव के बीच में चलने का कोशिश करेंगे और जानवरों को आने का समय होगा तो आपको 10 मिनट तक घर के अंदर घुस के रहना पड़ेगा। इतनी देर तक जानवर आते रहते थे। लेकिन अब गांव में ना आपको गाय मिलेंगी, ना बकरी मिलेंगी, ना मुर्गी, कोई भी जानवर आपको, यदा गिने चुने, आजकल लोगों की ही जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी। उस समय लोगों की जनसंख्या कम, जानवरों की संख्या अधिक। अब लोगों की जनसंख्या अधिक, जानवरों की संख्या हो गई कम। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उस समय का वक्त, जिस घर में गाय है या भैंस है तो दूध जरूर होगा, मुर्गा मुर्गी है तो अंडा भी जरूर होगा, बकरी सुअर है तो मीट मछली भी जरूर होगा, अगर तालाब उलाब है तो मछली भी जरूर होगी। तो जिस घर में दूध, दही, अंडा, मीट मछली अगर है, तो क्या हम ये सपने में भी सोच सकते हैं कि उस घर में कुपोषण का कोई बीमारी जैसी चीजें उस घर पे हो? कोई कुपोषित नहीं हो सकता, सारे तंदुरुस्त होते। और यही वजह है कि उस समय के लोग आज के दिन में भी कोई 90 साल, कोई 95 साल, कोई 100 साल पूरा कर रहा है। लेकिन आज का मृत्यु दर वैसे भी आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड में अधिकतर 100 साल तो अब तो कोई आदमी नहीं जीता। यहां 50-60 साल के बाद लोग अपना हाथ कमर में ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए यह सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मानव व्यवस्था को मजबूत करने की व्यवस्था है ये कृषि विभाग। इसीलिए अभी कई चीजों को देखकर मैं अभी बैठे बैठे इस बात की जानकारी ले रहा था। कागज में तो है लेकिन जानकारी लोगों को नहीं है। इन्हीं सब वजहों से किसान पाठशाला की परिकल्पना की गई। और मैं विभाग से कहूंगा कि जितने भी सरकार के निर्णय आते हैं लोगों के, हमारे किसानों के लिए जो हम कार्य योजना बना रहे हैं, उन कार्य योजना से जुड़ी हर एक एक चीजें किसानों के पास जानी चाहिए। हम आज पशुधन
पर हम लोगों का फोकस है। गाय बांट रहे हैं, मुर्गी बांट रहे हैं, सुअर बांट रहे हैं, बकरी बांट रहे हैं। और आपको ये भी बात पता है, अभी यहां डॉक्टर लोग नियुक्त हुए हैं, अगर कोई मुर्गी पालन का काम कर रहा है, पता चला बर्ड फ्लू आया, पूरा मुर्गी के मुर्गी खत्म। जब सारी मुर्गी, किसी भी किसान के पास 500 मुर्गी है, अगर वो 500 मुर्गी पलक झपकते मर जाए तो उसमें किसान बच के रह जाता, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो भी उस मुर्गियों की तरह मर जाए। किसानों के लिए इस तरीके की घटना एक डिजास्टर के बराबर है। और इसीलिए यहां पर हमारा ये जो जानवरों को पालने की पद्धति कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो उसको हम आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। एक बार मर गया, दोबारा बचेगा कि नहीं बचेगा, छोड़ दो, नहीं करेंगे काम। फिर उसने छोड़ दिया, और जिस जगह पर मुर्गी पालने के लिए उसने वो जगह बनाई थी, तो कुछ दिनों के बाद वो खुद रहने के काम में उपयोग कर रहा है। ये हालत हो जाती है। अभी मुझे कल परसों कुछ जानकारी मिली है, देवघर में 32-34 किसी ने बकरी पाली थी। जिस समय वो बकरी लाया, उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो सारी बकरियां मर गई। अब बताइए, जो किसान इतना बड़ा रिस्क लेके इतने बड़ा वो झटका खाया, और दोबारा बकरी पालेगा, मुझे नहीं लगता। मैं अभी ये मुख्य सचिव महोदय से पूछ रहा था, क्या हम लोग जानवरों का इंश्योरेंस करते हैं क्या? थोड़ी देर बाद इन्होंने भी अपना सर दूसरी तरफ घुमाया। सचिव महोदय, क्या ऐसा है? सचिव साहब ने बगल में सर घुमाया, बताओ भाई ऐसा है। फिर कागजें पलटी गई, तो दिख तो रहा है कि कागज में है, लेकिन किसानों को पता नहीं है कि ये जानवर इंश्योर, आपके जो भी जानवर जा रहे हैं वो सारे इंश्योर्ड जानवर हैं। तो अब कोई भी किसानों को डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो मुर्गी पालन करना हो, चाहे वो बतख पालन करना हो, चाहे वो गाय पालने की जरूरत हो, सभी जानवर को हम लोग इंश्योर करेंगे। और अब हम ये तो सरकार के माध्यम से, अब हम लोग बहुत जल्द इस विषय को लेकर हम लोग बैंक कर्मियों के साथ बैठेंगे। राज्य में और भी कोई भी संभ्रांत किसान भी अगर अपना गाय पालने या पशुपालन जैसी योजनाएं लगाता है, उनके जानवरों को भी यहाँ का बैंक इंश्योर करे, यहाँ का इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योर करे, ताकि उनको देखकर हमारे छोटे किसान का मनोबल बढ़े, वो भी इस काम के लिए आगे आए। तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और मैं विभाग से कहूंगा कि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करें, किसानों को किसी आने वाले इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद भी ऐसा ना हो कि किसान आप अपना सर पकड़ के बैठा। जिस तरीके से आज देश के अंदर न्यूनतम मूल्य को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, अब जानवर के बारे में क्या करेंगे वो, जब मर गए सब? ये स्थिति बहुत थोड़ा चिंता का विषय है किसानों के लिए, और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो किसान जो लागत लगाता है अपना फसल के लिए, चाहे जानवर पालने के लिए, उसको उचित मूल्य ना मिल पाना, इसके लिए जो गैप है, उस गैप को भरने का अविलंब प्रयास करना चाहिए, और त्वरित गति से जो उनको
उनके फसल का उचित मूल्य कैसे मिले, अच्छा बेहतर कैसे बाजार उपलब्ध हो सके, मार्केट कनेक्टिविटी कैसे हम कर पाए। अभी जिस यहाँ पर बगल में खूंटी जिला है, वहाँ कई सारे आजकल नए नए कुछ लोग सीख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है लोगों में रुचि नहीं है। कहीं कोई स्ट्रॉबेरी कर रहा है, कोई ड्रैगन फ्रूट्स लगा रहा है, कोई अनार लगा रहा है, कोई आम लगा रहा है, कोई मशरूम उगा रहा है। बेचारा यहाँ मशरूम बेचता है 100 रुपया 50 रुपये किलो और बाजार में बिकता है 500 और 1000 रुपये किलो। तो उतना भी ये नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने नेटवर्क को इस तरीके से सुदृढ़ करना पड़ेगा कि जिससे हम लोग किसानों को और बेहतर और मजबूती प्रदान कर सकें। और अभी तो हम लोग बहुत समय पर चाहे बीज हो चाहे खाद हो, उन सब का प्रिक्योरमेंट चल रहा है। एक ही जगह एक ही ब्लॉक स्तर पर ही लोगों को बहुत बड़ा दायरा है। आज हमारे इस राज्य में सबसे खासियत बात आप सब लोगों को मालूम होगा ही, इस झारखंड का जलवायु तो ऐसा रहा है कि जो चाय का बगान आज हम उधर पहाड़ी इलाका ठंडा इलाके में देखते हैं, वो चाय की खेती हमारे राज्य में होती थी, वो अब बंद हो गया। काजू की खेती यहां हो सकती थी, वो बंद हो गया। आज के दिन में भी बर्फ के इलाकों में जो पेड़ उगते हैं, वो पेड़ हमारे राज्य में अभी भी उग रहे हैं, नेतारहाट जैसे क्षेत्रों में। हमारे इस राज्य को खनिज संपदा से ही परिपूर्ण हम लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे मिट्टी में भी इतनी ताकत और क्षमता है जिसमें हम बहुत बेहतर तरीके से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते इसमें थोड़ी हमको ईमानदारी को भी इसमें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ के रखना पड़ेगा। और विशेषकर जितने हमारे जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी आप लोग आज गांव के, हम लोग को लगता है नेटवर्क भी ग्रामीण स्तर तक जुड़े हुए लोग हैं। तो आज किसी भी जानकारी का अभाव किसानों को रहे, ये चिंता का विषय है। इसलिए अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने और राज्य के विकास में, राज्य की अर्थव्यवस्था में और कृषि के क्षेत्र में इस राज्य का एक अलग पहचान बनाने में अपनी भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।